नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस प्रिंसिपल के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। प्राइस प्रिंसिपल। स्पोर्ट्स में आए दिन एक स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरीज होती रहती हैं, तो वो अगर इंजरीज़ को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं पार्ट्स में तो एक आता है एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरीज़ का पार्ट। तो यहाँ पर हम प्राइस प्रिंसिपल को सिर्फ एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरीज़ के लिए ही आपको बता रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपको बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोट आ गई हो और आप प्राइस प्रिंसिपल को घर पे रह के ही अपनाएंगे, तो उससे आपकी इंजरी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अगर आपको एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरीज़ हुई हैं तो आप घर पे रह के किस तरह से सुरक्षित रूप से प्राइस प्रिंसिपल के द्वारा अपने चोट को कम कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला ये है कि प्राइस का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर आपको चोट लग गई है तो आपको तुरंत के तुरंत 48 से 72 घंटे के लिए आपको ये प्राइस प्रिंसिपल को अपनाना है। और चोट लगने के बाद हमारे दिमाग में क्या चीज़ रहती है, अगर हम क्या सोचते हैं कि सामने वाले को अगर चोट आई है तो हम यही चाहेंगे कि उस इंजर्ड एरिया की जगह पर स्वेलिंग कम हो जाए, उस बंदे को दर्द ना हो और वो इंजरी और ज़्यादा बढ़े नहीं। तो ये प्राइस प्रिंसिपल उसी को ही देखते हुए बनाया गया है। इसका मेन एम या मेन गोल जो रहता है वो यही रहता है कि उस जगह की स्वेलिंग को रिड्यूस करना, जिससे कि वो इंजर्ड एरिया हील होने में ईजिली उसकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है जब उस जगह पर स्वेलिंग नहीं होती है। और इंजर्ड पर्सन को भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है, क्योंकि अगर स्वेलिंग कम हो जाती है तो जो हीलिंग का रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होता है, टाइमिंग होती है, वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस होने लगती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्राइस की हम बात कर रहे हैं, इतनी देर से हम लोग प्राइस बोल रहे हैं, वो प्राइस किस चीज़ के लिए, जो एक्रोनियम है प्राइस का, वो किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है। तो प्राइस का जो पी है वो प्रोटेक्शन है। राइस, पी अगर हटा देते हैं तो राइस, आर जो है हमारा वो रेस्ट, आई से आइसिंग, सी कंप्रेशन और ई एलिवेशन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग पहली चीज़ की बात करते हैं प्राइस प्रिंसिपल के पी प्रोटेक्शन के बारे में। आपको प्रोटेक्शन का नाम सुनते ही समझ में आ गया होगा कि इसको हमें करना क्या है, सुरक्षा करनी है उस जगह की। कि हम लोग यहाँ पर क्योंकि इंजरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए सुरक्षा का मतलब है कि वो जो इंजर्ड पार्ट है उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं अगर हमें चोट लग गई है तो। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगी। ये तो ठीक है, प्राइस प्रोटेक्शन के लिए स्टैंड करता है पी, बट मैं बोलूँगी कि पी को हम लोग प्रिवेंशन भी बोल सकते हैं। प्रिवेंशन किस लिए, कि अगर हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम लोग डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो हमें प्राइस प्रिंसिपल की भी ज़रूरत शायद बहुत ही कम पड़े, क्योंकि अगर हम प्रिवेंट करते हैं उस चीज़ को कि हमें इंजरी ही ना हो तो हमें यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग, मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं उन किन किन बातों पे के लिए बात कर रही हूँ कि आप लोग क्या क्या करें अपने डेली रूटीन में, जिससे कि आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल जो है प्राइस का, प्रोटेक्शन, उसके बारे में। मेन पर्पस होता है प्रोटेक्शन का कि जो भी हमें इंजरी हुई है वो इंजरी और ज़्यादा बढ़े नहीं, मेन मकसद यही रहता है। और हम लोग प्रोटेक्शन को किस तरह से यूज़ करते हैं ये पर्सन टू पर्सन या इंजरी टू इंजरी डिफ़र करता है, वेरी करता है। वो हो सकता है कि उसकी इंजरी किस प्रकार की, उस हिसाब से हम लोग प्रोटेक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एज बैंडेजेस आती हैं उनको अप्लाई करके, एल्युमिनियम स्प्लिंट, स्लिंग, प्रोटेक्टिव टेप, और या कि उसका काउंटर ब्रेस लगा के हम उस इंजर्ड पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि वो इंजरी और ज़्यादा ख़राब या और ज़्यादा बेकार ना हो जाए। ये सारी डिवाइसेस हमें अगर हम अप्लाई करते हैं इनको इंजर्ड स्ट्रक्चर पे तो ये हमारी इंजरी को बद से बदतर होने से रोकती हैं। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि क्या रहता है, स्पोर्ट्स में ज़्यादातर एंकल स्प्रेन होने के चांसेस बहुत रहते हैं, और मुझे लगता है कि सारे प्लेयर्स जो भी हैं उनको कहीं ना कहीं कभी ना कभी एंकल स्प्रेन हुआ ही होता है। तो उस टाइम पे हम अपनी एंकल स्प्रेन को और ज़्यादा ख़राब ना होने दें, उसको कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हमें एंकल स्प्रेन हुआ है
तो हमें तुरंत ही एंकल ब्रेस जो आते हैं उनको वियर करना चाहिए, जिससे कि हमारी एंकल इंजरी, एंकल स्प्रेन की इंजरी और ज़्यादा बढ़ ना जाए। एंकल ब्रेसेस कैसे वर्क करते हैं? एंकल ब्रेस का मेन वर्क जो है वो है उस पर्टिकुलर पार्ट जो कि हमारा एंकल है उसका इन्वर्जन और इवर्जन मूवमेंट को पूरी तरह से रोक देता है। इन्वर्जन मूवमेंट होता क्या है? इन्वर्जन मूवमेंट आपका एंकल या फुट को इनवर्ट की, आप जो अगर आप सीधे खड़े हो तो हम लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, उसमें इन्वर्जन और इवर्जन की हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं। अपने एंकल को अंदर की तरफ टर्न करना इन्वर्जन है, और इवर्जन हम अपने एंकल को जब बाहर की तरफ में टर्न करते हैं वो इवर्जन है। इस मूवमेंट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है एंकल ब्रेस, जिससे कि हमारी इंजरीज और ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। हाँ, एंकल ब्रेस हमारे लिगामेंट्स जो भी हैं या जो हमारा एंकल है उसका अप और डाउन का मूवमेंट प्रॉपर रहता है, सिर्फ इन्वर्जन और इवर्जन मूवमेंट को रोक देती है, जिस कारण से हमारा जो एंकल स्प्रेन है वो और ज़्यादा ख़राब नहीं होता, या हम बहुत जल्दी उसको हील करा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्ट। रेस्ट बहुत ही इजीली आप समझ सकते हो कि क्या है। रेस्ट मतलब हमें आराम करना है। किस तरह से आराम करना है हमको? अगर हमें इंजरी हो गई है, हमने उसको प्रोटेक्ट भी कर लिया है, किसी ना किसी एज बैंडेजेस हैं या ब्रेसेस हैं, उसके थ्रू में हमने उसको प्रोटेक्ट कर लिया है। बट अगर हम तुरंत सपोज हमें एंकल स्प्रेन हुआ है और हमने बैंडेजिंग की और हम खेलने उतर गए, उससे होगा क्या? बैंडेज हमारा या हमारा ब्रेस उस तरह से काम नहीं कर सकता है क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर ले। बट अगर हम रेस्ट नहीं लेते हैं तो हमारी इंजरी और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमें सेकेंडली क्या करना है, जो कि सेकेंड कंपोनेंट है हमारे प्राइस प्रिंसिपल का, रेस्ट। हमें तुरंत ही अपने ग्राउंड से बाहर आना है, जो भी वर्कआउट हम कर रहे हैं उस वर्कआउट को छोड़ना है और हमें प्रॉपर रेस्ट लेना है। अगर हमें एंकल स्प्रेन है तो हमें एंकल पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है, हमें खड़े हो नहीं ज़्यादा खड़े होना है, ना ही चलना है, ना दौड़ना है। ऐसे मूवमेंट्स हमें रोक देने हैं पूरी तरह से, जिससे कि होता क्या है, हमारा जो बॉडी है उसका एक अपना ही हीलिंग प्रोसेस रहता है। अगर हम रेस्ट करते हैं तो हमारी बॉडी को एक टाइम मिलता है कि हमारी जो हमारे शरीर के अंदर का एक हीलिंग प्रोसेस है उसको टाइम मिलता है, और वो नेचुरली तरीके से हमारी इंजरी को हील करने में मदद करता है। अगर हम मूवमेंट अपना कंटिन्यू रखते हैं तो होता क्या है कि वहाँ का सर्कुलेशन, जो भी वो एरिया है हमारा, वहाँ पे सर्कुलेशन जो रहता है वो बढ़ जाता है, और सर्कुलेशन बढ़ने से वो जो पर्टिकुलर हमारा इंजर्ड एरिया है, जो भी टिश्यूज़ हैं, वहाँ पे डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, आपको पेन होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिस वजह से हम बोलते हैं कि हमें रेस्ट करना चाहिए। थर्ड है हमारा प्राइस प्रिंसिपल में आइस। बहुत सारे तरह से क्रायोथेरेपी हम लोग अपनाकर, क्रायोथेरेपी मतलब आइसिंग, आइस के थ्रू जो थेरेपी की जाती है उनको क्रायोथेरेपी बोलते हैं। तो क्रायोथेरेपी के थ्रू हम लोग अपनी इंजरी को हील करने में मदद करते हैं। आइस को हम लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते अपने बॉडी पे, हम लोग आइस पैक्स को यूज़ करते हैं। अब आइस पैक होता क्या है? आइस पैक जो रहता है क्रस्ड आइस से बना हुआ, एक आप बोल सकते हो या कि थैली होती है या पॉलीथीन प्लास्टिक बैग, इसमें एक क्रस्ड आइस भरी रहती है, जिससे कि हम उस जगह पर आइसिंग करते हैं। आइस को डायरेक्टली, जैसे मैंने बोला, अप्लाई नहीं करते हैं। तो आइस को हम लोग किसी प्लास्टिक बैग में, अगर हमारे पास आइस पैक नहीं है तो हम नॉर्मल आइस निकालते हैं और उसको एक प्लास्टिक बैग में डालकर आइसिंग करते हैं। बट स्किन पे डायरेक्टली आइस ऐसे हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। हम लोग पेपर टॉवल, जो आप बोल सकते हो, हम लोग नैपकिन शायद बोलते हैं उसको, पेपर टॉवल को यूज़ करते हैं और उसके बाद में हम आइस को अप्लाई करते हैं, जिससे कि उस जगह पर हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो रहता है वो बहुत धीमा पड़ जाता है, जिस वजह से उस जगह पे स्वेलिंग कम होती है और हमारा पेन रिड्यूस होने लगता है। आइस को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, हमें 20 मिनट तक अप्लाई करना है कंटिन्यू, उसके बाद उसको उस जगह से हटा लेना है। ऐसे करते करते हमको 2 घंटे तक इसको रिपीट करना है, जब तक कि एथलीट पूरी तरह से उसका पेन जो है वो रिड्यूस ना हो जाए और स्वेलिंग उस जगह पर कम ना हो जाए। कुछ एथलीट्स ऐसे भी होते हैं जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं आइस से, मतलब उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है कि वो अगर उन पे आइस अप्लाई की जाएगी तो वो जो जगह है, जो भी हमारा इंजर्ड एरिया है, वो हो सकता है कि रेड हो जाए या ब्लॉशी सा हो जाए, और उनको कोई और चीज़ दिक्कत होने लगे। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि हम उनको इंजर्ड एरिया को ठीक करने के लिए आइसिंग हमें करनी, ना कि उस जगह को और ख़राब करने के लिए आइसिंग करनी। तो अगर कोई एथलीट ऐसा है जो हाइपर सेंसिटिव है आइस से, तो हमें क्या करना है, तुरंत के तुरंत
वहाँ से उस आइस को हटाना है और वो जो भी इंजर्ड एरिया है उसको वापस से रिवॉर्म करना है। नेक्स्ट है कंप्रेशन। आफ्टर आइसिंग, जब हम आइस पैक हटाते हैं उस इंजर्ड एरिया से, तो हमें उस इंजर्ड एरिया को कंप्रेस करना है रैप से। अब यहाँ पर मैं सीधी सी बात एक सीधी लैंग्वेज में बताती हूँ आपको। जैसे कि हम लोगों ने आइसिंग कर ली, उसके बाद हम लोग बैंडेजिंग यूज़ करते हैं। बैंडेज से किसी भी तरह की बैंडेज या रैप, एज बैंडेजेस जो भी आपको सूटेबल लगे उस जगह पर, आपको उस जगह को रैप करना है, जिससे कि होता क्या है कि हमारा जो इंजर्ड एरिया है उसकी स्वेलिंग कम होने लगती है। मार्केट में बहुत सारे रैप्स अवेलेबल हैं, कंप्रेशन रैप्स अवेलेबल हैं, पर मोस्टली जो यूज़ किया जाता है, सबसे कॉमनली यूज़ करने वाला हमारा कंप्रेशन जो रैप है वो है इलास्टिक और एज बैंडेजेस। इलास्टिक बैंडेजेस जो हैं वो उनके साइजेस रहते हैं अलग अलग, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच और 6 इंच। इनको हम कैसे सिलेक्ट करें, जो भी बॉडी पार्ट हमारा इंजर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन बैंडेजेस के साइजेस को चूज़ करते हैं कि हमें कौन सा साइज़ का बैंडेज या कौन सा साइज़ का रैप यूज़ करना है। 2 इंच का जो इलास्टिक बैंडेज होता है वो जो एडल्ट्स हैं उनकी रिस्ट या हैंड के लिए सूटेबल है, या तो चाइल्ड्स के एंकल के लिए 2 इंच का बैंडेज परफेक्ट रहता है। 3 और 4 इंच के जो इलास्टिक बैंडेजेस रहते हैं उनको हम लोग एडल्ट्स के एंकल और एल्बो के लिए यूज़ करते हैं। और 6 इंच का इलास्टिक बैंडेज जो रहता है वो हम थाई में जो हमारी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की इंजरीज रहती हैं उनके लिए हम लोग 6 इंच का इलास्टिक बैंडेज अप्लाई करते हैं। नी, ग्रोइन और शोल्डर एरिया को कवर करने के लिए कंप्रेशन बैंडेज जो इलास्टिक बैंडेजेस हैं उसमें हम लोग प्रेफर करते हैं डबल लेंथ की जो इलास्टिक बैंडेज होती है, वो ग्रोइन, शोल्डर एरिया और नी के लिए बढ़िया रहती है। डबल लेंथ की रैप जो कि आप लोग 4 से 6 इंच की चौड़ाई वाली परचेज करना, जो कि इन जगहों के रैपिंग के लिए सबसे बेस्ट रहती है। एलिवेशन, लास्ट प्रिंसिपल है हमारा प्राइस में एलिवेशन, ई से एलिवेशन। एलिवेशन हमारा तभी हम लोग इसको अप्लाई करते हैं जब ऐसी इंजरी हो जिससे ब्लड फ्लो हो रहा हो कंटिन्यू, तो हम लोग एलिवेशन को यूज़ करते हैं तुरंत के तुरंत, इंजरी होने के तुरंत ही बाद। अब इसमें करना क्या होता है, सपोज़ आपको अगर लोअर एक्सट्रीमिटी में चोट आई हो तो आपको लेट जाना है, और आपको अगर पैर में, हमारे एंकल में या हमारे किसी भी लोअर एक्सट्रीमिटी में आपको इंजरी है और आपको ब्लड फ्लो हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक पिलो रखनी है और उस एरिया को हल्का सा ऊपर की तरफ उठा देना है। उससे होता क्या है, मेन इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो हार्ट लेवल है, हार्ट लेवल से ऊपर आपको अपनी जो भी इंजर्ड पार्ट है आपका उसको हार्ट लेवल के ऊपर रखना है, जिससे कि ब्लड फ्लो जो रहता है वो धीमा हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। लास्ट हमने प्राइस प्रिंसिपल में इतना ही सीखा है कि एक ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है, हमारी स्वेलिंग को, जो भी इंजर्ड एरिया है वहाँ की स्वेलिंग को कम करता है और हमारे दर्द को ख़त्म करता है, जिससे कि एक एथलीट, एक स्पोर्ट्स पर्सन या एक नॉर्मल पर्सन भी बहुत जल्दी अपने नॉर्मल डेली रूटीन्स के वर्क, या कि अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो अपने खेलों में वापसी कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।